हेलो फ्रेंड्स, हम अपना जो है महावीर की बुक कवर कर रहे थे एमपीजीके की। इसका हमारा चैप्टर 9 है ये। इसमें हम जो देखेंगे टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें आपका रहता है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इसमें मैचिंग करना है। इसमें मैचिंग क्या करना है कि एक तरफ आपके उत्पाद दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके ज़िले दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारा अदरक है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? आप आंसर कर सकते हो, लेकिन हमारा अभी एग्जाम टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अगर आपको आंसर करना है तो आप जो है पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। योर आंसर्स आर मोस्ट वेलकम, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये फ्रेंड्स आपके छिंदवाड़ा में होता है। गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका होशंगाबाद में होता है। और आपका जो मिर्ची है इसका सबसे ज़्यादा खरगोन में होता है। और सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपके मुरैना में होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनता है? सी बनता है हमारा आंसर। फिर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा कि अदरक के लिए छिंदवाड़ा, गन्ना के लिए आपका होशंगाबाद, मिर्ची के लिए आपका सरसों और मिर्ची के लिए आपका खरगोन और सरसों के लिए आपका गुना। और एक जिला एक उत्पाद में भी ये आपको याद करने से काम आएंगे क्योंकि यही प्रोडक्ट्स हैं जो एक जुलाई एक उत्पाद में चुने गए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका आलू। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका इंदौर में होता है। धनिया का सबसे ज़्यादा आपका गुना में होता है। प्याज का सबसे ज़्यादा खंडवा में होता है। और आपका जो लहसुन है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर में होता है। और मंदसौर आपके अफीम के लिए भी फेमस है। और यहाँ आपका आंसर बनता है सी। देखिए, आलू इंदौर, धनिया गुना, प्याज खंडवा और लहसुन इंदौर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि किस जिले में हाइड्रैम जल पंप का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके हाइड्रैम जल पंप है इसका प्रयोग आपका कहाँ किया जाता है? ये आपका खरगोन में किया जाता है। किसका? हाइड्रैम जल पंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? खरगोन में किया जाता है। ये सारे जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो आपके अति संभावित क्वेश्चन है वो इस बुक में रहते हैं। और आपके जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे इस बुक में कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने ये बुक एमपीजीके की लगा दी तो इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको आप जल्दी जल्दी 2-3 बार स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में कराने वाली हूँ बिना कोई बकवास किए। ठीक है, चलिए, कृषि गणना के आधार पर जोतों का आकार कितना होता है? कितना है मध्य प्रदेश में? ठीक है, जो हमारी कृषि गणना होती है समय समय पर उसके हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जोत का आकार कितना है? 2.2 हेक्टेयर है। ठीक है, कृषि गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जोतों का आकार है 2.2 हेक्टेयर। इससे पता चलता है कि हमारे मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी जोतें नहीं हैं। एक औसत की बात चल रही है यहाँ पर। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए जो है आपके खंडवा खरगोन आपके बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है तो उसमें खंडवा खरगोन आपको दिख नहीं रहा है। अब आपका आता है पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे खंडवा खरगोन है और हमारी काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो दोनों ही आपके पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रमुख, अब इसका व्याख्या ये है कि जो है आपका खंडवा खरगोन क्योंकि काली मिट्टी यहीं पाई जाती है। फिर आता है आपका सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपका कौन सा है? और उसकी आपका जो सोयाबीन है उसके लिए आदर्श स्थिति कहाँ मिलती है आपके? ये भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलती है। और आपका जो सोयाबीन संयंत्र है वो और सोया प्लांट है ये दोनों ही आपके कहाँ हैं? ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, आपके उज्जैन में और इंदौर में। ठीक है, सोया रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? इंदौर में है। और सोया संयंत्र कहाँ पर है आपका? तो वो आपका है खंडवा में। ठीक है, तेल, मध्य प्रदेश में तिल का उत्पादन किस भाग में होता है? तो मध्य प्रदेश में जो तिल का उत्पादन है यहाँ पर भाग पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर पश्चिमी भाग में ये होता है। और अगर आपको उससे ज़िले पूछे जाते तो आपको आंसर देना था कि छतरपुर है, होशंगाबाद, शिवपुरी और सीधी, ये इसके प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। और अगर आपसे एक डायरेक्शन पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिमी भाग बनता है इसका। अब आता है चना फसल है। चना आपकी कौन सी फसल है? तो चना जो है आपकी ये गेहूं के साथ बोई जाती है। तो ये आपकी एक रबी की फसल है जो आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, फिर है कि सबसे अधिक तेंदुपत्ता किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक तेंदुपत्ता आप सभी को पता होगा ये मध्य प्रदेश में होता है। तो जो है तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फर्स्ट है। रीवा की फसल में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल रबी की फसल में
सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल का है? तो रबी की फसल में सबसे अधिक क्षेत्र जो है आपका गेहूं का है। ठीक है, गेहूं सबसे ज़्यादा खाने में यूज़ आता है और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किसान करते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटो ये रहता है कि पहले अपने खाने के लिए उगाया जाए, फिर बाकी जो बची हुई ज़मीन है उस पर दूसरी फसलें की जाएँ। ठीक है, हमें ऐसा ना हो कि खुद के खाने के लिए बाज़ार से ख़रीदना पड़े। और हमारे किसानों की अभी हमने देखा था कितनी कम ज़मीन है, तो 2.2 हेक्टेयर है, तो वो अपना पहले खुद के लिए ही उगा लें, उनका मेन पर्पस ये रहता है। इसलिए जो है आपकी रबी की फसल में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? आपका गेहूं का है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका इंदौर में है। और यहीं अगर ये संयंत्र पूछ लेते तो आपका कौन सा कहाँ होता? उज्जैन में होता। और यहाँ पर आप ये देखो, ये राष्ट्रीय स्तर का है, ये अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है आपका कि गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन का जो है मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चंबल घाटी, नर्मदा सोन, मालवा का पठार या सतपुड़ा मैकाल? तो ये आपके मालवा का पठार जो है आपका गेहूं उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। फिर है फ्रेंड्स आपका कि गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है ये आपके मालवा का पठार है। रबी की फसल बोई जाती है, रबी की फसल जो है कहाँ बोई जाती है? और जहाँ तक फ्रेंड्स मुझे याद आ रहा है तो मालवा के पठार को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? जस्ट अभी हमने पहले देखा था, अभी पिछले क्वेश्चन में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, जिसमें आपका अभी हमने देखा था गेहूं है और आपका चना है। ठीक है, सरसों भी है आपकी। 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में निम्न फसलें होती हैं। 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आपकी कौन सी फसलें होती हैं? सॉरी ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में आपकी होती हैं। ऑप्शन जो है हमारे पास उनसे आप देखोगे तो आपका गन्ना, तुअर और चना इसका आंसर रहेगा। चावल भी होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि चावल के लिए कितनी वर्षा चाहिए? आपकी लगभग 150 चाहिए है, 100 सेंटीमीटर चाहिए है, तो आपका चावल भी आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हैं तो हम इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर है कि फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। फसलों का समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करते हैं? फसलों का जो समर्थन मूल्य है उसको सरकार निर्धारित करती है। और कौन सी सरकार? राज्य सरकार निर्धारित करती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा पेपर में हमेशा ये आता है कि गेहूं के लिए 6,000 है और इतना बढ़ा दिया गया है समर्थन मूल्य, ये बजट में भी बताया जाता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देखिए, किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कृषि उपज को न्यूनतम मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो राज्य की जो है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है आपकी? ये आपकी कपास है, जो आपकी। फिर आता है आपका निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल चना जो है आपकी रबी की फसल है, हमने अभी तुरंत पहले ही देखा था। जबकि आपकी जो मूंगफली है, अरहर है और अलसी है, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, मतलब ये आपके जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल आपकी जो है जून जुलाई महीने में बोई जाती है, अक्टूबर सितंबर में काटी जाती है और फिर अक्टूबर सितंबर में आपकी रबी की फसल बो दी जाती है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है। तो फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को जो है आपके 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 7 भाग हैं। आपका ज्वार का क्षेत्र है, गेहूं व ज्वार का क्षेत्र है, कपास व गेहूं का क्षेत्र है, कपास का क्षेत्र है, चावल व कपास का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र और चावल, कपास व ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, फिर आता है कि मेस्टा संबंधित है। मेस्टा क्या है? मेस्टा जो है आप एक प्रकार का फाइबर, जूट टाइप का फाइबर रहता है मेस्टा, तो जूट के समान रेशा होता है। तो भारत में जूट की कमी को पूरा करने के लिए जूट के समान ही रेशा पैदा करने वाले पौधे मेस्टा का उत्पादन बढ़ाया गया है, जो ये गुना, भिंड, शिवपुरी जिले में मिलता है। फिर आता है आपका सोयाबीन में मध्य प्रदेश के बाद स्थान किसका है? तो सोयाबीन उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश के बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर आपका आता है महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है सोयाबीन में। आप इसको इजीली ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, MMR, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आता है आपका राजस्थान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? तो अगर आप लोगों ने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो आप लोग इजीली आंसर बता सकते हो, इसलिए मैं तो बता ही नहीं रही हूँ इसका आंसर।
अरे मंदसौर है भाई आंसर। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो गांजा उत्पादन कहाँ होता है? ये आपका खंडवा में होता है, जहाँ आपके प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वहीं गांजे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? देखो ज़्यादातर मुख्यालय आपको भोपाल में मिलेंगे, तो इसका मुख्यालय भी वो भोपाल में बना लेते हैं, क्योंकि एक आध मुख्यालय यहाँ वहाँ बना लेंगे तो बोर ही होंगे ना वहाँ बैठे बैठे, इसलिए सारे मुख्यालय एक ही जगह बना लो, गप्पे मारने को मिलेगा। जस्ट फॉर अ जोक, एक नॉर्मल सी ट्रिक है जिससे आपको याद आ जाए, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये आपका द्वितीय स्थान है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में सब्जी विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो आपका जो सब्जी विकास कार्यक्रम है ये 1990-91 में प्रारंभ हुआ था। सब्जी विकास कार्यक्रम आपका जो है सघन साग सब्जी कार्यक्रम चलाया गया था। कहाँ? 1990-91 में नए क्षेत्र के विस्तार की योजना बनाई गई थी, ताकि जो है सब्जियों का विकास किया जा सके उस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अधिग्रहण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश में जो है लघु कृषक विकास अधिग्रहण की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स आपकी? तो ये हुई थी 1971-72 में आपके लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये इसका डिटेल बता देती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं। लघु विकास अधिकरण का उद्देश्य छोटे किसानों को व्यावसायिक बैंकों से कर्ज दिलाना, कम दरों पर खाद व बीज उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना जो है 1971-72 में हुई थी। फिर आता है कि कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्रों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो कृषि विभाग द्वारा जो है मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिसमें आपका पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र है, उत्तर में आपका जो है ज्वार गेहूँ, और जो है मध्य में आपका गेहूं का प्रदेश है, चावल गेहूं प्रदेश है और चावल का प्रदेश है। ये आपके जो है छत्तीसगढ़ वाला जो बॉर्डर लगता है इधर बघेलखंड वाली साइड में, वहाँ पर चावल ज़्यादा है, और जहाँ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है वहाँ प्योर चावल है। उसके ऊपर जो आपका बघेलखंड है वहाँ पर आपका चावल और गेहूँ है, और मध्य में आपका गेहूँ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश को सोया की राजधानी कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हमारा मध्य प्रदेश ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। फिर आता है जो मध्य प्रदेश में कृषि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है? तो लगभग 70% जो है आपकी कृषि पर आश्रित है, तभी तो जोत का आकार इतना छोटा है। नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? तो नर्मदा सोन घाटी की जो आपकी प्रमुख फसल है वो आपकी गेहूँ है। अभी हमने देखा था कि मध्य का क्षेत्र है वो गेहूँ के लिए है। फिर आता है कि दलहनों में सर्वाधिक किसका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है? तो दलहनों में जो है सर्वाधिक कौन सी दाल हमारे यहाँ मिलती है? तो वो आपकी चना है, ठीक है। फिर आता है हमारा कि प्रदेश में किस प्रदेश को सोया की राजधानी मध्य प्रदेश को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कृषि पर कितने प्रतिशत 70% जनसंख्या? नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी है? तो वो आपकी है गेहूँ, और दलहन के लिए चना जो है, चना सबसे ज़्यादा दलहनी फसल है मध्य प्रदेश की। फिर आता है आपका प्रदेश में कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण किस सहकारी संस्था से मिलता है? तो वो आपकी कौन सी सहकारी संस्था है दीर्घकालीन ऋण देने के लिए फ्रेंड्स? तो वो आपकी है भूमि विकास बैंक, ठीक है। डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना जो है 1929 में की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है कि आधुनिक एवं उत्तम कृषि व्यवस्था करना, किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है? तो आपका चावल क्षेत्र जो है ये आपका मध्य प्रदेश का पूर्वी और पूर्व में भी जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि बघेलखंड का पठार और जो आपका छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो बॉर्डर है मेनली वो। इसमें आप अगर ज़िले देखोगे तो आपके आएंगे बालाघाट आ जाएगा, शहडोल बघेलखंड का पठार में आता है, मंडला, जबलपुर, यह सभी आते हैं। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में अलसी की मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अलसी के जो आपके मुख्य उत्पादक जिले हैं फ्रेंड्स वो हैं आपके बालाघाट और रीवा। ये अलसी के लिए जो है आपका भिंड, मुरैना तथा श्योपुर में तिल व खरगोन, खंडवा में कपास अधिक उत्पादित होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि ये जो आपका व्याख्या में बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको ईजिली
कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस बुक में हैं कि जहाँ से आपके क्वेश्चन नए बन सकते हैं। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको आगे चल के नीचे मिलेंगे, ठीक है। देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो बालाघाट व रीवा है वहाँ, उसमें आपका अलसी है, भिंड मुरैना में आपका श्योपुर, और तिल व खरगोन खंडवा में आपका जो है कपास का अधिक उत्पादन होता है। एक बार फिर से अपने मन में आंख बंद करके बोलो, बालाघाट और रीवा में क्या है फ्रेंड्स, वहाँ अलसी है आपका, बालाघाट और रीवा में सबसे ज़्यादा अलसी का उत्पादन होता है। फिर है आपका भिंड और मुरैना जो है, और श्योपुर है, ये आपके तिल के लिए, और खरगोन खंडवा जो है ये आपके कपास का यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश की खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव किस पर पड़ता है, तो इसका कुप्रभाव जो है फ्रेंड्स ये निचले अंगों का संचालन रोक देती है, इसलिए इस पर जो है मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा रखा है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, खेसरी दाल वाला यहाँ पर मेंशन नहीं है बट एग्जाम में आ चुका है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, मध्य प्रदेश में आपके फ्रेंड्स 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं, देखो, वो आपका एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका जबलपुर है, इसको याद इजीली रख सकते हो, जा से जबलपुर, जा से जवाहरलाल नेहरू। और 2008 में आपके ग्वालियर में विश्वविद्यालय खोला गया था, इसका नाम शायद अहिल्याबाई कृषि विश्वविद्यालय है, तो ये आपका कहाँ है, ग्वालियर में है, 2008 में खुला था। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो कुओं द्वारा जो सिंचाई है वो आपकी कहाँ होगी, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी बारिश ज़्यादा नहीं होगी फ्रेंड्स, जहाँ पर आपकी नदियों का जाल बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका है पश्चिमी जिला, ठीक है। फिर आता है पश्चिमी जिलों में, मतलब जो आपका, देखो आपका जो मध्य प्रदेश है, ये सब मजाक की बातें छोड़ो, मैं आपको एक बार एक मध्य प्रदेश का एक ऐसी रफली मैप बना करके बता देती हूँ। मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, तो ये जो एरिया है यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है आपके इस एरिया में, तो यहाँ पर आपके तालाबों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि जब बारिश होगी तो तालाब भर जाते हैं। और यहाँ पर ये ऊपरी जो ज़िला है आपका, उत्तरी ज़िला है जो, यहाँ पर आपकी नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर आपके कुएँ व नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। ये थी आपकी काम की बात, इससे सब था पहले था मजाक, ठीक है। चलिए, थोड़ा थोड़ा बीच में हंसना पड़ता है ताकि जो है हम रिलैक्स फील करें और अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो मध्य प्रदेश में आपकी सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। MPPSC में 2015 में पूछा था और परसेंटेज पूछा था वहाँ पे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है वो आपकी कुएं व नलकूपों से होती है, मैंने आपको अभी भी बताया था, ये आपके पश्चिमी भाग में होती है। इसके पश्चात जो है आपके नहरें और तालाबों से सिंचाई होती है, ठीक है। अब आता है कि मध्य और तालाब से सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है कुएं नलकूप से, फिर होती है आपकी नहरों से, उसके बाद में तालाब से, ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर होती है नहरों से सिंचाई, तो आपका उत्तरी भाग इन ऑप्शन के हिसाब से आपका चंबल क्षेत्र है, ठीक है, चंबल घाटी क्षेत्र। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है, तो तालाब द्वारा सिंचाई आपके मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आपके तालाब द्वारा सिंचाई होती है। तो जो पूर्वी भाग के जो जिले हैं वो यहाँ पर आपके कौन से दिख रहे हैं, आपको दमोह, बालाघाट और सिवनी दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा, आपका बालाघाट और सिवनी होगा। डिटेल देख लेते हैं एक बार कि बालाघाट व जिले व सिवनी में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश की थ्रस्ट योजना के तहत किन किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है, तो आपकी जो थ्रस्ट योजना है इनसे आपकी कौन कौन सी फसलें हैं आपकी जिन्हें 100% सहायता मिल रही है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि आपके गेहूं को भी मिल रही है, अरहर को भी मिल रही है और आपके चावल को भी 100% सहायता मिल रही है किसकी, थ्रस्ट योजना के तहत, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है, तो महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना जो है वो किस देश के सहयोग से है, तो वो आपके हैं डेनमार्क के सहयोग से, ठीक है। डेनमार्क जो है वो फीमेल कृषकों को सहायता कर रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। डिटेल देखिए, महिला कृषकों के संरक्षण व विकास हेतु डेनमार्क की सहायता से महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु योजना का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई,
राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना जो है ये आपकी 1982 में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1982 में। ठीक है, आजकल पेपर का लेवल टफ बनने लगा है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ऑनलाइन पेपर होता है तो रोज़ नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो अब जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तभी जाकर के सिलेक्शन होगा और डीप के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन देखने होंगे, है ना। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। चलिए, पशुओं के संरक्षण एवं विकास हेतु जो है आपका 1982 में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर आता है कि मध्य प्रदेश में गौवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, जो गौवंश है उसमें जो सांडों की जो नस्ल है उसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी नंदीशाला योजना प्रारंभ की गई थी। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जो गाय है उनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, उन एक पर्टिकुलर जेंडर की बात हो रही है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको जेंडर जो है नंदी में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इजीली इसको याद रख सकते हो। तो मध्य प्रदेश में नंदीशाला योजना को 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसके तहत नस्ल सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? जो आपकी एकीकृत डेयरी विकास योजना है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं 2-3 बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको ना थोड़ा याद हो जाए, है ना, फर्स्ट टाइम में। फिर आप एक काम किया करो, एक वीडियो को जैसे आज देखा है तो उसको कल देखा करो, उसके बाद उसको एक वीक बाद देखा करो और उसके बाद आप उसको 1 महीने बाद देखा करो, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये जो आपकी योजना है ये आपकी वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टार्ट की गई थी और चलाई जा रही है। और ये जो है ये कब स्टार्ट की गई थी? आपकी फ्रेंड्स 1997 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि विश्व बैंक के सहयोग से जो है आपका 1997 में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब आता है कि मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो जो है राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी स्टार्ट की गई थी कब? 1979 में। ठीक है, मत्स्य संरक्षण एवं मत्स्य पालन हेतु मध्य प्रदेश द्वारा 1979 में मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई थी। और इसके अगर अपोजिट देखोगे ये 79 है और यहाँ पे 97 है। लास्ट के 2 वर्ड्स देखो, थोड़ी सी ना चीज़ों को लिंक करके याद करना चाहिए, तो हमें वो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अगर मत्स्य आएगा तो वो पहले की गई थी और 79 में की गई थी, और 79 का उल्टा करेंगे तो 97 बनेगा। तो वहाँ पर हमें क्या किया गया था? दुग्ध उत्पादन की गई थी। ठीक है, डेयरी इंटीग्रेटेड डेयरी विकास के लिए किया गया था। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग कब कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अब कहाँ जाएगा? ठीक है, मध्य प्रदेश जो है का जो कृषि विभाग है उसका अब नया नाम क्या होगा? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअली आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है इस बुक में, तो आपको अलग से करंट नहीं पढ़ना पड़ेगा MPGK का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग को अब क्या कहा जाएगा? तो उसका नाम बदल करके जो है आपके किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया गया है। ये आंसर है आपका, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। ठीक है, फिर है आपका कि रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो रंगीन कपास का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा होगा? आप ये सोचो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर जो है आपका मध्य प्रदेश ही होगा। और हम कौन कौन से कलर की कपास उत्पन्न करेंगे? भूरी, हरी और गुलाबी। ठीक है, फिर आएगा कि मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ये आपका मध्य प्रदेश में कपास के लिए है आपका अंजड़ जो है सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और ये अंजड़ जो है ये आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये आपका पड़ता है बड़वानी में। ठीक है, और बड़वानी आपका कहाँ पड़ता है? बड़वानी जो है आपके महाराष्ट्र से बड़वानी का बॉर्डर टच करता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण में एक जिला है बड़वानी। मध्य प्रदेश में अंजड़, बड़वानी जिले जो है प्रमुख कपास उत्पादक जिला है।
मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन जिला कौन से हैं? तो एकमात्र गांजा के लिए अभी हमने देखा था, तो वो कौन सा था आपका? खंडवा था। और खंडवा से लगा हुआ है बुरहानपुर, तो ये आपका बुरहानपुर भी इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो है खंडवा से ही अलग करके बुरहानपुर नया जिला बनाया गया था। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि खंडवा और बुरहानपुर दोनों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रदेश में जो पहले खनिज पाए जाते थे अब वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ अंश अभी भी मध्य प्रदेश की, जैसे कोयला वगैरह मिल जाता है। मतलब बाउंड्री तो कटी है ना, ज़मीन थोड़ी ना अलग अलग कर दी है कि भाई उठाकर दूसरी जगह ले गए हैं, तो एक इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन के लिए खंडवा और बुरहानपुर हैं और सरकारी नियंत्रण में उगाया जाता है। और इसके पौधों से निकलने वाले रस अर्थात चरस के सेवन, उत्पादन व विक्रय पर शासन का प्रतिबंध होने के कारण इसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो है ये गवर्नमेंट इसका उत्पादन जो है दवाई के लिए करवाती है, लेकिन उसका सदुपयोग कर लेते हैं लोग वो एक अलग बात है। बाकी गवर्नमेंट तो दवाई के लिए उत्पादन करवाती है। चलो, मध्य प्रदेश में अलसी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अलसी के लिए अभी अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, तो अलसी के लिए जो है आपका कौन सा जिला है? यहाँ पर रीवा ऑप्शन है। हमें ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर लगाना पड़ता है ना, तो ऊपर आपका इसमें रीवा के साथ बालाघाट हमने देखा था, और यहाँ पे अकेला रीवा है, तो हम रीवा आंसर लगा देंगे अलसी के लिए। ठीक है, ये सबसे अग्रणी जिला है आपका। और अलसी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये आपका फर्स्ट स्थान है मध्य प्रदेश का अलसी उत्पादन में, और देश की कुल अलसी उत्पादन का 38% मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। ठीक है, अब आता है कि मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो चना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? एक्सक्यूज मी प्लीज़। हाँ, जो आपका चना है, तो आपको अच्छे से पता होगा, चना जिला जो है आपका ये विदिशा है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं कि चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, और चना अग्रणी जिला आपका विदिशा है। और चना के लिए जो है कम उपजाऊ मिट्टी, 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा तथा 15 से 25 सेंटीमीटर तक तापमान चाहिए है। और अक्टूबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, यानी कि चना जो है आपकी रबी की फसल है। और जो है यह फसल जो है मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण है। और साथ ही हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा उत्पन्न करने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो वो भी फ्रेंड्स आपकी चना है। ठीक है, अब आता है कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल कौन सी है? तो आपकी जो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है, तो वो आपकी कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि देखो, गन्ना है एक नगदी फसल, ज्वार और सरसों इतनी ज़्यादा नकदी नहीं होती है, गन्ना और कपास है। ठीक है, तो कपास आपकी सबसे ज़्यादा नकदी फसल है, क्योंकि कपास हमारे यहाँ गन्ने से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डिटेल देख लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कपास है, जो काली मिट्टी और कपास अनुसंधान केंद्र, आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन जो है बन चुका है एग्जाम में कि कपास अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? खरगोन में है। और जो है महत्वपूर्ण ज़िले हैं खरगोन, निमाड़ क्षेत्र, धार, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में देश का कुल सोयाबीन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होती है? मध्य प्रदेश में देश का कुल सोयाबीन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? तो वो फ्रेंड्स आपका कितना होता है? 1 मिनट प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी। तो आपका जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश में, वो आपका 62% मिलता है, और कई जगह आपको ये 80% तक मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है पूरे इंडिया का। तो इसका उत्पादन करने वाले जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, उनमें आपके जो है मालवा के स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके जो है उज्जैन है, इंदौर है, धार, शाजापुर, सीहोर, रतलाम, भोपाल, गुना, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा। मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादन करने में कौन से ज़िले अग्रणी हैं? तो मध्य प्रदेश में जो सरसों का उत्पादन करने में आपके भिंड हैं, मुरैना ज़िले हैं, ये अग्रणी हैं। और सरसों जो है रबी की प्रमुख फसल है, जिस पर जो है आपकी पीली क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ, और सरसों उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। निम्नलिखित फसलों में सूखे क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश में उपयुक्त फसल कौन सी है? ठीक है, तो सूखे क्षेत्र में जो है आपकी कौन सी फसल हो सकती है फ्रेंड्स? तो ये आपकी मेस्टा हो सकती है। मेस्टा क्या है? मेस्टा रूह जो आपका जूट होता है, इस तरीके का एक तरीके का फाइबर होता है, और इसको उत्पन्न इसलिए किया जाता है ताकि जो जूट की जो कमी पड़ती है उसको पूरा किया जा सके।
ठीक है। और ये इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये सूखे क्षेत्र में उत्पादन इसका किया जा सकता है। मेस्टा एवं सनई जो है ये जूट के समान रेशा उत्पादन करने वाली फसल है और इनमें से मेस्टा सूखे क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है और सनई भी आप थोड़ा सा याद रखना। अब जो मेस्टा का पौधा है ये 3 से 4 मीटर तक ऊंचा होता है और मेस्टा का उत्पादन मध्य प्रदेश के गुना, भिंड और रीवा में होता है। ठीक है, जो मेस्टा है इसका उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो ये आपके मध्य प्रदेश के गुना, भिंड और रीवा में होता है। और सूखे क्षेत्र में पैदा होने वाला जो ये आपका मेष्ठा पौधा, ये जो है बोने के जो है 100 से 130 दिन बाद काट लिया जाता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या है आपका, लगभग 120 दिन मान लो आप। अब आता है फ्रेंड्स कि गेहूं एवं मक्का पर अनुसंधान के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की जा रही है। तो जो आपका गेहूं है और मक्का है, ठीक है, इस पर अनुसंधान के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जा रही है गेहूं और मक्का पर। तो ये कहाँ की जा रही है आपके नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, तो ये फ्रेंड्स आपकी की जा रही है जबलपुर में। ठीक है, किस किस के लिए, आपके जो है गेहूं और मक्के के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गेहूं और मक्का पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की सहायता से जबलपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जा रही है और इस संस्थान को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि एवं अधोसंरचना विकास हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ये राज्य सरकार की तरफ से है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया जो है और ये जबलपुर में है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 59। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी देखा था ना, बोरलॉग, मक्का एवं गेहूं के लिए जो अनुसंधान केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है क्योंकि अभी नया स्थापित किया जा रहा है और ये आपका कहाँ, जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। तो मूंगफली का आपका सर्वाधिक उत्पादक जिला फ्रेंड्स आपका है आपका खरगोन जो है, ये इसमें जो भोज्य पदार्थ और तेल दोनों में इसका यूज़ किया जाता है मूंगफली का, और इसके लिए उत्पादन कौन सा जिला कर रहा है आपका सबसे ज़्यादा, ये आपका खरगोन कर रहा है। ठीक है, फिर आता है, और मूंगफली में याद रखिएगा कि ये खरीफ की फसल है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश के किस जिले में होता है। तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका कहाँ होता है, वो आपके बालाघाट जिले में होता है और चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है ये देश में 6वें स्थान पर है। ठीक है, चावल का उत्पादन कहाँ होता है आपका सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में बालाघाट में, और एमपी का जो है चावल में 6th रैंक है, जिसमें जो है आपका पश्चिम बंगाल पहले, यूपी दूसरे और आपका आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में जो है कुल 22%, इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, ये याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है ये आपके देवास में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है पवन चक्की से। और अगर कहीं पर भी पवन चक्की का क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंख बंद करके आंसर देवास लगा देना, क्योंकि देवास में ही सबसे ज़्यादा पवन चक्कियों का विकास हुआ है। किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला किसान कॉल सेंटर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है तो अभी हम 100 क्वेश्चन करने के बाद में मैं एक ब्रेक लूँगी, उसके बाद कंटिन्यू करूँगी, तो मे बी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी फिर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो आपके दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वाधिक कहाँ दुग्ध का उत्पादन होता है आपके, तो ये आपके होता है मुरैना में, और जो है इसके अलावा आपका श्योपुर में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो आपका मुरैना है और श्योपुर भी है। ठीक है, फिर आता है आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स ये 2008 में हुई थी। ये कहाँ है, तो ये आपका ग्वालियर में है, और ये आपका दूसरा हाँ, ये आपका दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। पहला आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का है 1964 का, और दूसरा है आपका राजमाता, ये आपका ग्वालियर में है 2008 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अभी अभी हमने देखा था, तो वो आपका है रतलाम। अंगूर की कृषि के लिए फ्रेंड्स आपका है रतलाम,
और कृषि अंगूर अनुसंधान केंद्र भी आपका रतलाम में है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हम अभी पहले देख चुके हैं, मालवा में होता है। मालवा को गेहूं की टोकरी कहते हैं, और ये क्वेश्चन देखो आपका डेयरी फेडरेशन 2016 में आ चुका है, ठीक है। इसलिए मालवा क्षेत्र को गेहूं की डलिया कहा जाता है। फिर आता है कि देश में सबसे विशाल हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के किन दो शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? तो देश में सबसे विशाल जो हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर है, इसमें से एक जो है मध्य प्रदेश के 2 शहरों में विकसित किया जा रहा है। ये पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है। तो ये कॉरिडोर आपका बन रहा है इंदौर और भोपाल में, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर है ये आपका। कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो कपास का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में होता है, ठीक है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? डेयरी फेडरेशन 2016 का क्वेश्चन है। तो ये आपके खरगोन जिले में होता है। मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? 9, 7, 11 आंसर होगा इसका। 9, 7, 13 और 11, तो 11 आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश को जो है कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और मध्य प्रदेश में कुल गेहूं उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है? सॉरी, भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है? तो वो आपका होता है फ्रेंड्स 11%। भारत के कुल 11% जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है गेहूं उत्पादन में। कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कल्प वृक्ष परियोजना जो है ये आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है, डेयरी फेडरेशन 2016। फिर आता है कि देश में सबसे बड़ा सोयाबीन, दालों और चनों का उत्पादन कौन सा राज्य है? जेल प्रहरी 2015 का क्वेश्चन। देश में सबसे बड़ा सोयाबीन, दालों और चनों का उत्पादक कौन है? सोयाबीन है, दाल है और चना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा उत्पादक कौन है आपका? ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। फिर आता है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो जबलपुर में है। हम 2-3 बार पहले ही देख चुके हैं। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। मध्य प्रदेश की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है। दूसरी कहाँ है? दूसरी आपकी राजमाता विजय राजे सिंधिया यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ है? आपकी ग्वालियर में है। 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू आपकी 1964 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर आता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2013-14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश के कृषि विकास दर कितनी प्रतिशत है? ठीक है। तो जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसने आपकी 2013, तो वैसे तो फ्रेंड्स आपको अब लेटेस्ट वाला करना है, लेकिन हम एक क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। तो 13-14 के अग्रिम अनुमानों में जो मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर है वो कितने प्रतिशत है? तो वो आपकी है 24.99%। अब हमें देखना पड़ेगी लेटेस्ट वाली जो आपकी इसमें 2016-17 में 25.81% थी, ठीक है। निम्न में से मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो आपका ये कितना है कि 24.17% है। इसका भी हमें लेटेस्ट डाटा देखना चाहिए अभी जो आपका बजट आया है उससे। फिर आता है कि निम्नलिखित में से 2012-13 में प्रदेश के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? 2012-13 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है मध्य प्रदेश में? तो ये आपका रहा है ऑप्शन डी 276.20। इसका भी लेटेस्ट डाटा चाहिए। 2011-12 में मध्य प्रदेश में समग्र कृषि उत्पादन कितना रहा है? तो समग्र कृषि उत्पादन आपका कितना रहा है मध्य प्रदेश में? 302.12 लाख मैट्रिक टन। मध्य प्रदेश में किस फसल का रकबा ज़्यादा है? तो सर्वाधिक रकबा जो है ये आपकी खरीफ फसल का है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि अधिकांशतः वर्षा पर आधारित होती है। तो जहाँ पर वर्षा का जैसे मानसून निकल जाता है और अगर वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है तो वो लोग रबी की फसल हो सकता है कर ही ना पाएँ। तो इस तरीके से आपका खरीफ का सबसे ज़्यादा रकबा है। निम्न में से मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो सबसे कम सिंचित जिला आपका डिंडोरी है और सबसे दूसरे नंबर पे आपका झाबुआ है। फिर आता है निम्न में से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर
परियोजना द्वारा सिंचित होती है। तो नर्मदा सागर जो है डैम, उससे आपकी 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होती है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र पर बाढ़ सागर परियोजना द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये आपके जो है 1,53,637 हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है आपकी बाढ़ सागर परियोजना द्वारा सिंचाई की जाती है। 1,53,637 या 687 बाढ़। और ये जो है आपकी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बाढ़ सागर परियोजना, जो आपकी सोन नदी पर है। इसमें बिहार का हिस्सा ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स, हालांकि ये बिहार में हमें डायरेक्ट ना तो कोई बॉर्डर टच करता है लेकिन ना कुछ, लेकिन यूपी में तो करता है, तो यूपी समझ आता है। बिहार में ऐसे हो जाता है कि जो आपकी सोन नदी है ये जो है आपकी गंगा की सहायक है और गंगा बिहार से निकलती है। तो इस तरीके से बिहार में इसका फ्लो कम होगा सोन का, तो इस तरीके से बिहार को इसका फ़ायदा मिलेगा इन दी सेंस एक ट्रीटी होगी कि आपके यहाँ प्रवाह कम होगा, लेकिन इस परियोजना का हम आपको लाभ देंगे। ठीक है, इसकी सहायता में से जो है मध्य प्रदेश जो है 1,53,687 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की जा सकती है। निम्नलिखित में से फसलीय कृषि के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है। तो आपकी जो फसलीय है कृषि होती है उसके अंतर्गत जो है आपका 43% भाग आता है। फिर आता है कि जायद की फसल नहीं है। तो आपकी जो जायद की फसल है ये मुख्यतः फरवरी मार्च के माह में बोई जाती है। खीरा, लौकी, ककड़ी आदि जायद फसलें हैं, जबकि तिल जो है ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, जायद की फसल वो होती हैं जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी खीरा, लौकी, ककड़ी जायद की फसल है, और जो तिल है ये आपकी खरीफ की फसल है। आपने सर्दियों में तिल के लड्डू खाए होंगे। तो ये जो है बरसात में बो दी जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर में इसे काट लेते हैं और दिसंबर जनवरी में हम बैठकर इसको खाते हैं तिल को। आप ऐसे इजीली याद कर सकते हो। तो आपकी खरीफ की फसल हो गई। और जायद की फसल ऐसे याद रख सकते हो कि जब दोपहर में दोपहर में नहीं, जब गर्मियाँ आती हैं, लू वगैरह चलती है, तो उस टाइम पे मार्च फरवरी में हम ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में खीरा, ककड़ी ये बहुत ज़्यादा खाते हैं हम। तो ये उस टाइम पे बोई जाती हैं और फ्रेश खाई जाती हैं। तो ये आपकी जायद की फसल होती है। फिर आता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है। तो सर्वाधिक कृषि जोत का क्षेत्रफल है आपके हरदा जिले में ऑप्शन के हिसाब से, और ये कितना है आपका 5.6 हेक्टेयर है। जबकि सबसे कम औसत जोत जो है वो आपकी कटनी तथा नीमच जिले में 1.5 हेक्टेयर है। सबसे कम औसत जोत कहाँ है आपकी कटनी और नीमच में है 1.5, और सर्वाधिक है हरदा जिले में 5.6 हेक्टेयर। निम्न में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है। सर्वाधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में आपकी बकरी की है। 2003 की पशु जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में पशु संख्या सर्वाधिक किसकी है, बकरी की है। और जनगणना के अनुसार प्रदेश में 81.42 लाख बकरियां हैं। फिर आता है आपका कि खरीफ व रबी फसलें प्रदेश में कितने प्रतिशत हैं। तो खरीफ व रबी फसलें जो है ये प्रदेश में आपके 67 और 33% है। 67% खरीफ फसलें, अभी हमने देखा था कि खरीफ फसलों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जिसमें आपका चावल, ज्वार, मक्का, दालें और तिलहन, बाजरा शामिल है। और 33% रबी है, जिसमें आपकी बाल है, सरसों है, गेहूँ, चना और राई आते हैं। निम्न में से रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसमें ये हम बनाएंगे कौन कौन से रंग की कपास बनाएंगे, हम जो है भूरी बनाएंगे, लाल बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18वीं पशु संगणना 2007 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुधन की संख्या कितनी है। तो ये आपके मध्य प्रदेश में पशुधन है 4.07 करोड़, जबकि 17वीं पशु संगणना के अनुसार यह है 3.56 करोड़। निम्नलिखित जिलों को प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। क्या करना है हमें कि जिलों को प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग के घटते क्रम में, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके घटते क्रम में हमें इनको क्रमबद्ध चेक करना है। तो आपका जो है सबसे
और ये हमें करना है घटते क्रम में। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र या खाद हम इंदौर में यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे होशंगाबाद में है, ठीक है। तो हम अगर ऑप्शन चेक करें तो 1 है इंदौर और सी ये है हमारा ऑप्शन ए बनना चाहिए। इस हिसाब से चेक करते हैं कि इंदौर में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, फिर आपका होशंगाबाद में होता है, उसके बाद आप मंडला में आता है इसका मंडला का नंबर फर्टिलाइज़र यूज़ करने में, और फिर आता है आपका डिंडोरी का, ठीक है। तो यही ऑप्शन बन रहा है हमारा। फिर आता है फ्रेंड्स कि नहर सिंचाई किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। नहर सिंचाई जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है, और भारत में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी में होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है। तो सोयाबीन की खेती जो है ये मध्य प्रदेश के में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है। तो ये आपकी की जाती है 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, और मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है। देखो एडीए एग्जाम में आया है 2013 में, सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली कौन सी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और हम पहले भी देख चुके हैं, एमपीपीएससी में भी आया है, और ये एक और एग्जाम में आया था, हमने ऊपर ही देखा था, शायद डेयरी में या जेल प्रहरी किसी में आया था। तो इसका आंसर है फ्रेंड, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है। तो वो फ्रेंड्स है आपकी गेहूँ। तो ये जो है मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो है अनाज, और ये रबी की फसल होती है आपकी गेहूँ, और इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिबम। और ये जो है रबी की फसल है, तो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। अब आता है कि क्वेश्चन क्या था कि महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है, ठीक है। तो देखो गेहूं के तीनों क्वेश्चन आते हैं और तीनों पेपर में आ चुके हैं, और तीनों का आंसर गेहूं होता है। देखो एक तो ये है कि महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है, तो आंसर है गेहूं। सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं, ठीक है। रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो आंसर है गेहूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है, तो आपका आंसर है गेहूँ, ठीक है। फिर आता है 4 क्वेश्चन है, आंसर एक है गेहूँ। भारत के किस राज्य में उड़द सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उड़द जो है फ्रेंड्स आपकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भवांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले में किया। तो ये जो आपकी भवांतर भुगतान योजना है इसका आरंभ आपके सागर जिले से किया गया था। इसमें ये होता है कि सरकार ये बोलती है कि जो बाजारी मूल्य है और सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए तय किया गया मूल्य है, उसके बीच का जो भी अंतर आएगा उसका भुगतान जो है भवांतर भुगतान योजना के तहत किस सरकार किसानों को करेगी। जिससे ये होगा कि किसान अगर अपने उत्पाद को बाज़ार में बेच देता है तो उसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके जो भी अंतर आ रहा है बाज़ार के मूल्य में और सरकार द्वारा तय किए गए एमएसपी में, उसका भुगतान जो है जो अतिरिक्त धन है उसका भुगतान सरकार कर देगी। तो सरकार को भी बहुत ज़्यादा भार नहीं होगा, सरकार को पूरी फसल खरीदने की एकदम आवश्यकता नहीं होगी कि किसान बाज़ार में बेचने को तैयार नहीं है और अब सरकार को ही पूरा खरीदना पड़ रहा है, तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो किसान अपनी फसल जो है आराम से बाज़ार में बेचे और सरकार पे भी इससे वजन कम रहेगा, और जितना भी किसान को नुकसान हो रहा है सरकार बस उतना सा आपका भुगतान कर देगी। तो इससे जो है दोनों को ही फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब आता है कि एक बार मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देती हूँ कि भवांतर भुगतान योजना का आरंभ सागर जिले से किया गया है, और यह योजना किसानों के हितों के लिए बनाई गई है, जिसमें उन्हें फसलों का उचित मूल्य दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैबिनेट ने खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति दी। किसने? कैबिनेट ने। केंद्रीय लेवल का है ये, ठीक है, केंद्रीय लेवल का खाद्य पौध अनुसंधान है ये। तो ये आपका जो है अमलाह सीहोर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ये आपको अनुमति दी गई है, ठीक है। एक बार देखो अमलाह सीहोर में कैबिनेट ने खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति दी है, और ये जो है इक्शावर तहसील का एक छोटा सा गाँव है अमलाह सीहोर। यहाँ पर आपका केंद्रीय लेवल का खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है, और अभी हमारा रिसेंट एग्जाम कौन सा है? पटवारी ही है। तो आप समझ लो पटवारी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस बुक को अच्छे से करना है, इसकी सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, पूरी मैंने ये बुक कंप्लीट करवा रही हूँ। भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई? सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
इंस्टीट्यूट, तो ये आपका कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये आपका 1976 में किया गया था। 1976 में बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मान लो अगर ऑप्शन में 1976 होता है और अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है तो आप एक चांस के तौर पर, एक चांस के तौर पर बोल रही हूँ, श्योरिटी से नहीं बोल रही हूँ, आप उसका आंसर 1976 लगा सकते हो, क्योंकि 1976 में काफ़ी कुछ हुआ था। जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था? भोपाल में किया गया था 1976 में, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। और वैसे भी देखो फ्रेंड्स, एमपी की किसी भी चीज़ का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसका आंसर भोपाल हो। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी होता है कि जब एग्जामिनर को पता है कि भोपाल बच्चों को लगाना ही है, अगर उन्हें आएगा नहीं तो वो भोपाल वाली चीज़ें पूछता भी कम है, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लो कि एमपी के जितने भी संस्थान और जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं तो आपकी उनमें से 75% टू 80% भोपाल में ही इस्टेब्लिश की जाती हैं, ठीक है। चलो, तो मैं तो ये आपको बोलूँगी कि आप भोपाल के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको अच्छे से याद कर लो। तो फिर अगर ऑप्शन वहाँ पर क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आ रहा है तो आप भोपाल लगा सकते हो, क्योंकि आपको बाकी की चीज़ें तो पता है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। हमारा ये कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और ये हमारा चैप्टर 10 अब चालू होगा। इसमें हम मध्य प्रदेश के खनिज देखेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई नया टॉपिक चाहिए है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, डिटेल चाहिए, जो कुछ चाहिए आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट।